नाम है दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टील। स्टील शायद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले इंजीनियरिंग मटेरियल में से एक होता है। स्टील हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो स्टील से बनी होती है, चाहे आप खिड़की के फ्रेम ले लो या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल, स्टील को तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है इट इज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। किसी भी बड़े स्ट्रक्चर में एज ए रीइंफोर्समेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे ब्रिजेस होती है, रेलवे ट्रैक होती है या फिर घर के कुछ बर्तन को भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें, एक छोटी सी कील से लेकर के बड़े शिप तक का सारे चीजें आपको मिलेंगे स्टील से। स्टील होता क्या है, थोड़ा सा तो हम लोग स्टील के बारे में जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ रहे थे तो टेक्निकली हमें पता चल गया कि स्टील क्या होता है। फिर भी मैं आज इंजीनियरिंग मटेरियल को एक बार फिर से बताते चलता हूं क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल का यह एक पार्ट है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप देखे थे कि इंजीनियरिंग जो मटेरियल है वो कैसे डिवाइड हुआ था। तो इंजीनियरिंग मटेरियल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है इसका मेटेलिक मटेरियल, और दूसरा होता है नॉन मेटालिक मटेरियल। तो ये वाला यूनिट पूरा डील करेगा आपको मेटेलिक मटेरियल के बारे में। यूनिट नंबर 4 है जो मेटेलिक मटेरियल को डील करेगा। अब यहां मेटेलिक मटेरियल को भी ब्रॉडली दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसमें एक आता है फेरस और दूसरा आता है नॉन फेरस। पहला होता है इसमें फेरस मटेरियल और दूसरा होता है इसमें नॉन फेरस मटेरियल। तो ये दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फेरस में भी ये मेटल में आप आओगे तो सबसे बड़ी जो दुनिया है वो फेरस की है। फेरस मतलब आयरन और उसके अलॉयज। आयरन इसमें पेरेंट मटेरियल होगा, उसके अलावा उसमें हम लोग अलग अलग और भी दूसरे एलिमेंट को मिलाने से जो तत्व बनेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फेरस को भी दो पार्ट में और ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। इसमें एक होता है स्टील और दूसरा होता है कास्ट आयरन। ठीक है, और नॉन फेरस में मेनली हम लोग को पढ़ना होता है कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरीके से कुछ 3-4 बेसिक जो मेटलिक मटेरियल्स होते हैं एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ये सारे का सारे हम लोग उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे हम लोग उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हैं और कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए हमें हमारे डिजाइन के हिसाब से। तो सबसे पहले ये जो यूनिट है उसमें मैं स्टील बताने वाला हूं इस क्लास में, फिर कास्ट आयरन पे होगा वीडियो और फिर नॉन मेटेलिक मटेरियल पे भी वीडियो होगा। तो ये तीनों पार्ट मतलब ये मेटेलिक मटेरियल को पूरा कवर करेगा आपका यूनिट नंबर 4, दैट इज द मेटेलिक मटेरियल। तो आइए शुरुआत करते हैं कि स्टील होता क्या है, स्टील बनता कैसे है, उसके बारे में। तो स्टील क्या है? इट इज द आयरन अलॉय। आयरन का एक अलॉय है जिसमें हम लोग को कार्बन मिक्स किया जा रहा है। तो टेक्निकली हम लोग इसको देखे थे कि ये होता कैसे, इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो अप टू 2% ऑफ कार्बन कंटेंट, अप टू 2% ऑफ कार्बन कंटेंट इन आयरन is known as steel. आयरन एज अ पेरेंट मटेरियल लेंगे और उसमें अप टू 2% ऑफ कार्बन कंटेंट होगा तो उसको स्टील बोला जाता है। लेकिन रियल में क्या 2% तक कार्बन कंटेंट होता है। इसके अलावा आप वीडियो में देख चुके होंगे कि कैसे कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करने से आयरन में
कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो कर रखा है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आयरन के लिए सेपरेट वीडियो बहुत सारी बनी हुई हैं। तो आयरन और आयरन कार्बन के मिक्सचर के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। आज की क्लास में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि स्टील कैसे बनाया जाता है और स्टील के प्रकार, उसके अलावा स्टील का एप्लीकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। स्टील के टाइप्स में से क्वेश्चन पूछ देगा, उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूछ देगा और इस प्रकार से। तो ये टोटली थ्योरी ही है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में आपको बताते चलूं कि स्टील का अपनी एक अलग दुनिया है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर एक कंट्री में आपको स्टील प्रोडक्शन के लिए एक अलग ही यूनिट बना होता है। हमारे देश में भी आप जानते होंगे कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है हमारे गवर्नमेंट का, और इसको एक ये जो है महारत्न कंपनी में आती है। इसके अंतर्गत आप कई सारे स्टील प्लांट सुने होंगे, जो कि सबसे फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट। इसके अलावा बोकारो का है, दुर्गापुर का है, इस प्रकार से 5-7 और यूनिट है और छोटे मोटे और भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है उसमें है ये भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट हो गया। तो टोटल ये जो सेल होता है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो टाटा स्टील है और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर दोगे तो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है लगभग 110 मिलियन टन के आसपास है पर ईयर, 110 मिलियन टन। जबकि जो वर्ल्ड वाइड जो स्टील का प्रोडक्शन है दैट इज अबाउट 1900 मिलियन टन। 1900 मिलियन टन होता है, जिसमें से 50% to be accurate, more than 50% steel that is the produced by China only। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग स्टील का ही होना है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारे चीज से रिलेटेड, आपके ऑटोमोबाइल में तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो स्टील का ही है। इसलिए इसका हर एक कंट्री में आपको एक अलग यूनिट मिलेगा। स्टील या आयरन से रिलेटेड इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन का एक कारण यह भी है कि इसका स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो अगर लेंगे तो स्टील का काफी हाई है। स्टील आसानी से अवेलेबल भी है क्योंकि ये अबंडेंट मात्रा में हमारे अर्थ में ये अवेलेबल है। इसका जो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, काफी मात्रा में अवेलेबल है। इसको बाकी जो मटेरियल है उससे कहीं ज्यादा आसान तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब अयस्क से उसके जो ये आयरन के रूप में है उसमें लाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड है जिसके कारण से हम लोग को स्टील सबसे ज्यादा उपयोगी है। आप देखते होंगे कि ये काफी सस्ता है एज कंपेरिजन टू अदर जो नॉन फेरस मेटेलिक मटेरियल है। तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी ये आपको पता चलेगा कि स्टील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग आज करने जा रहे हैं स्टील। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में बता दूं कि स्टील बनता कैसे है। स्टील को बनाया कैसे जाता है, तो मैं एक कोई सा भी यूनिट ले लेता हूं, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट का मैं यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, या फिर कोई सा भी आप एक इंटीग्रेटेड यूनिट देखेंगे जो कि इस तरह का स्टील प्लांट होगा, वहां पे वैसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो वहां होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये ब्लास्ट फर्नेस होती है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है, इसमें 3 चीजें डाली जाती है। पहला तो होता है उसका ओर। अब भिलाई स्टील प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया तो इसका वैसे बेसिकली 2 ही टाइप का जो ओर है उसका ज्यादा उपयोग होता है। एक होता है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट। इसके अलावा लेडेबुराइट और भी 2 छोटे और भी कुछ अयस्क होते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा अयस्क जो है जिसका कि फ्रीक्वेंट उपयोग में लाया जाता है वो है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट मतलब Fe2O3। तो ये है ओर को लाया जाता है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट के लिए बोलोगे तो दल्ली राजहरा वगैरह से आता है। इसके अलावा दूसरा चीज होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोक इज ए डिफरेंट फ्रॉम द कोल। जो कोयला होता है स्पेशल टाइप के कोयले से कोक को बनाया जाता है। कोयले के बारे में भी मैं आपको बताते चलूं कि कोयला 4 टाइप का होता है। पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट तीसरा, और चौथा होता है पीट। तो इसमें परसेंटेज ऑफ द कार्बन कंटेंट के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है दैट इज द एंथ्रेसाइट,
और एंथ्रेसाइट जो होता है, हमारे इंडिया में कोयले का काफी अबंडेंस है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला है, लेकिन जो एंथ्रेसाइट है वो नहीं है, वो उसका क्वांटिटी नहीं है हमारे में। जो झारखंड में एक झरिया नामक जो जगह है वहां पे कुछ मात्रा में मिलता है, और कहीं कहीं पर भी और एंथ्रेसाइट का मात्रा मिला है, लेकिन उसको अभी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो उतना आसान नहीं है, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो यहां पे जितना भी आपको स्टील प्लांट्स मिलेगा वहां पे जो एंथ्रेसाइट होता है जिससे कि कोक बनाना होता है, तो एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोयला होता है दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो ये बाहर से आती है कोयला। एंथ्रेसाइट जो होता है दैट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विच कंटेंट मोर देन 80% ऑफ कार्बन कंटेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में उसका कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या किया जाता है, अभी जो ये कोक क्या होता है दैट इज द इनरिच्ड फॉर्म ऑफ कोल। मींस एंथ्रेसाइट में भी जैसे मैंने बताया कि 80 से 85 90% तक का उसमें कार्बन कंटेंट होता है। मींस वहां पे 10 से 12% अभी भी ऑक्साइड फॉर्म में या कुछ साइड दूसरी चीजें उसमें है, तो उसको और कम किया जाता है। मतलब जो 80 से 90% है उसको ऑलमोस्ट 95% और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसमें कार्बन कंटेंट को बढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन का कंटेंट जितना अधिक होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना अधिक हो जाएगा। मतलब वो उसके कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो 1 केजी वो सब्सटेंस को जलाने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब आप 1 केजी कोक को जलाओगे और 1 केजी सिंपल एंथ्रेसाइट कोल को जलाओगे, एंथ्रेसाइट जो कोल होगा उसको जलाओगे और 1 केजी कोक को, तो कोक ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमें मेन मतलब है ऊष्मा से, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होगा उसी से क्या होगा, ये आयरन और मेल्ट आउट होगा। ठीक है, तो कोक स्पेशल टाइप का कोयला एंथ्रेसाइट से बनाया जाता है। एंथ्रेसाइट को पहले 1000 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर सडनली उसको पानी में डाल दिया जाता है, तो वो एक निश्चित शेप में आ जाता है, निश्चित शेप का रहता है, और कुछ ऑक्साइड्स जो रहता है उसमें वो उससे हट जाता है, तो फिर वो इनरिच्ड फॉर्म ऑफ कोल हो जाता है, और उस कोल का उपयोग करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल। तो ये है यहाँ पे ये ओर हो गया और कोक एज अ फ्यूल हो गया। और तीसरा चीज डाला जाता है इसमें, वो होता है लाइमस्टोन, चूना, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का क्या होता है, तो आपको कोई सा भी जो मेटेलिक मटेरियल मिलेगा, एक्चुअली जितना भी टाइप का मेटल्स होता है दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव। आप मेटल्स को देखोगे कि उसका पहला नेचर यही है कि वो काफी रिएक्टिव होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म। ये अपने शुद्ध रूप में कभी भी नहीं पाया जाता, ये हमेशा ऑक्साइड्स के फॉर्म वगैरह में पाया जाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं हेमेटाइट भी क्या है कि एक फेरस का ऑक्साइड्स ही है। तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म से हमें निकालना है, इसको प्योर आयरन बनाना है, मतलब आयरन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड्स को निकाल के फिर वो जो लाइमस्टोन होता है इस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर एक स्लैग बना लेता है, और वो स्लैग फिर ऊपर में तैरने लगता है। तो उसका मेन काम यही है कि ये ऑक्साइड्स को निकालता है, अशुद्धियों को निकाल के अपने में ऑक्साइड अपने में एक कंपाउंड बना लेगा जिसको स्लैग कहते हैं, और स्लैग को फिर आसानी से रिमूव आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीजों को डाला जाता है वात्या भट्टी में। दिस इज अ ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों चीज को डाला जाता है। यहाँ नीचे में अलग अलग टंकी दी हुई होती है जहां से एक से आपका ये मेल्टेड हॉट मेटल निकलता है और एक से स्लैग निकल जाता है जो कि उसका ऊपरी परत होता है। इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर होता है ये यहाँ नीचे में जाओगे तो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और इधर आगे आते जाओगे तो यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। तो मतलब जितना नीचे जाते जाएगा जो मटेरियल है उतना ही ज्यादा उसको टेम्परेचर फेस करना पड़ेगा। पहली चीज फिर से बता दे चलूं, जो प्योर आयरन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1500 के आसपास, मतलब 1337 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए उसका जो तापमान होगा ब्लास्ट फर्नेस का दैट शुड बी अबव देन दैट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इस तरीका का अरेंजमेंट होता है, और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब यहां से जो हॉट मेटल निकलता है, ये जो हॉट मेटल निकलता है दैट इज द, ये जो होता है इसको बोलते हैं पिग आयरन, पिग आयरन, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इंप्योरिटी।
मतलब यहाँ पे कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब कार्बन कहाँ से आया, तो कार्बन आया आपका कोक से। कोक का जो कार्बन है उसमें तो वो कैसे होता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, इंटरस्टिशियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है जो कार्बन है आयरन के साथ। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट होता है वो होता है पिग आयरन। फर्स्ट रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट होता है वो होता है पिग आयरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पिग आयरन है उसको फिर हम लोग अलग अलग टाइप के डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का आयरन बनाना चाहते हैं। तो ब्रॉड व्यू में आपको बताते चलूं तो ये जो पिग आयरन जो होता है 3 टाइप के फर्नेस में जा सकता है। एक होता है एसएमएस, स्टील मेल्टिंग शॉप, स्टील मेल्टिंग शॉप जहां पे स्टील बनाया जाता है। दूसरा होता है क्यूपोला, क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस या क्यूपोला भट्टी। ये हम लोग कास्ट आयरन में मैं फिर से बताऊंगा। तो क्यूपोला भट्टी यहां पे आपको बनता है कास्ट आयरन, यहां पे बनता है स्टील। और तीसरा होता है पुडलिंग फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस। तो यहां पे आपका बनता है रॉट आयरन, पिटवा लोहा, रॉट आयरन। तो फर्स्ट रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट इज पिग आयरन। नाउ पिग आयरन इज सेंट टू दिस 3 टाइप्स ऑफ फर्नेसेस, दैट इज स्टील मेल्टिंग शॉप, क्यूपोला फर्नेस एंड पुडलिंग फर्नेस। तो स्टील जहां पे हमें लेस देन आर इक्वल टू 2% तक कार्बन कंटेंट को मेंटेन करना होता है, इससे मतलब 2% से कम या उसके बराबर तक के कार्बन। यहां पे ये 2% से ग्रेटर देन 2% ऑफ कार्बन, अप टू 2% ऑफ कार्बन इसमें होता है, ग्रेटर देन 2% ऑफ कार्बन होता है। नाउ दिस इज द स्पेशल केस ऑफ आयरन दैट इज अबाउट लेस देन 0.15% of carbon. Means you can easily find out that this wrought iron is the purest form of iron. तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा जो आयरन होता है वो सबसे शुद्ध रूप में होता है, तो वो है आपका रॉट आयरन। इसको बोलते हैं पिटवा लोहा, इसको बोलते हैं पिटवा लोहा, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा और स्टील को बोलते हैं इस्पात। तो ये इसका हिंदी नाम भी है। वाई इट इज कॉल्ड पिटवा लोहा, तो इसको पिटवा लोहा इसलिए बोला जाता है कि पुडलिंग फर्नेस में जब इसको बाहर निकाला जाता है, चूंकि जो आयरन होता है वो ब्रिटल मटेरियल टाइप का होता है जो प्रेसिपिटेट बनाया हुआ होता है, तो उसको पीट कर बनाया जाता है। तो जितना भी जो ब्रिटल मटेरियल रहेगा वो ब्रेकआउट होकर के वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, तो ये पुडलिंग फर्नेस में बनता है रॉट आयरन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और ये होता है कास्ट आयरन, इसका भी अपना उपयोग है और हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल में इसका स्पेशल टॉपिक है, इसके टाइप्स है, इसका एप्लीकेशन है, तो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे हम लोग को मेन फोकस करना है स्टील। तो सिंपली आयरन कैसे बना, जो पिग आयरन बना यहां तक तो सबका सेम है, चाहे वो स्टील हो, कास्ट आयरन हो या रॉट आयरन हो, तीनों का। अब हम फोकस करते हैं कि एसएमएस में होता क्या है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बताते चलता हूं कि व्हाट वी डू देयर। ठीक है, तो ये स्टील मेल्टिंग शॉप में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा स्टील बनाया जाता है। किसी भी आप बड़े स्टील प्लांट में जाओगे तो अलग अलग टाइप के मेथड्स उपयोग किया जाता है। तो 2-3 मेथड्स को मैं डिस्कस करता हूं। पहला होता है आपका ओपन हर्थ मेथड, ओपन हर्थ मेथड। दूसरा होता है बेसेमराइजेशन, बेसेमरीकरण, बेशेमर भट्टी जो होता था उससे। और तीसरा जो सबसे मॉडर्न है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है, उसको बोलते हैं एलडी कन्वर्टर, एलडी कन्वर्टर, एलडी कन्वर्टर, एलडी कन्वर्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न मेथड। इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अभी जैसे मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस दिखाया, उसी के टाइप का एक बड़ा सा लेडल होता है, इस टाइप का ये एक बड़ा सा लेडल होता है और ये लेडल यहां से हिंज्ड होता है, यहां से ये रोटेट हो सकता है। तो जो भी पिग आयरन आया आपके ब्लास्ट फर्नेस से, उसको यहां पे डाल दिया जाता है। एक्चुअली आप किसी बड़े स्टील प्लांट को देखोगे तो देयर आर नंबर्स ऑफ फर्नेसेस देयर। तो अलग अलग जो मेल्टिंग शॉप से अलग अलग पिग आयरन आया, उसका भी क्वालिटी अलग अलग हो सकता है। तो सबको पहले दूसरे भट्टी में ले जाके मिक्स किया जाता है, फिर उसको यहां पे लाया जाता है एलडी कन्वर्टर में।
एलडी कन्वर्टर में क्या होता है, सबसे पहले जो लोहे का कचरा होता है दैट इज द स्क्रैप। स्क्रैप मींस अलग अलग चीजें जैसे बन रही है उसमें से कोई पुरानी चीजें होगी, ओल्ड होगी, काम का नहीं होगा, बट वो आयरन होगा, आयरन मटेरियल होगा, तो उसको एज ए स्क्रैप नीचे में डाल देते हैं। उसके बाद जो पिग आयरन, जो हॉट मेटल, जो मेल्टेड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में, उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर इसके ऊपर में एक सिंपल पाइप होता है, पाइप के द्वारा ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है। पाइप के द्वारा ऑक्सीजन गैस को भेजा जाएगा तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा, देख सकते हैं आप, जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और उड़ते चले जाएगा। इस प्रकार कार्बन का जो कंटेंट है कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। बीच बीच में ये चेक किया जाता है कि कार्बन का कंटेंट कहां पहुंचा। कार्बन का कंटेंट जब लेस देन और इक्वल टू 2% हो जाता है, या आपको कौन सी क्वालिटी, कितना मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस लेवल में चाहिए, उसके हिसाब से फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब पता चलता है कि हाँ कार्बन का कंटेंट इतना हो गया, तो वहां पे रोक दिया जाता है और फिर इसको कास्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसको अलग अलग जैसे रेल शॉप, रेल मिल में भेज दिया जाएगा, रेल बनाना है तो, स्लैब या पत्ती वगैरह बनाना है तो वहां पे स्लैब मिल में भेज दिया जाएगा, या वायर या रॉड बनाना है तो वायर मिल में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारे चीजें फिर अलग अलग शॉप में जाती है। तो ये रहा हमारा स्टील बनाने का मेथड। स्टील बनाने का मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं स्टील का टाइप, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्वेश्चन स्टील के टाइप से आएगा मेनली। टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील, तो बेसिकली ये 4 टाइप का होता है। मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला होता है जो सिंपल कार्बन स्टील है, दूसरा होता है अलॉय स्टील, टूल स्टील, और लास्ट होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताते चलता हूं। तो सबसे पहला होता है आपका कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील आप शुरू में देख लिए कि स्टील क्या है, एक आयरन का अलॉय है, या बोल सकते हैं इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है, हम लोग शुरू से यहां तक अभी देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें और कोई दूसरा मटेरियल नहीं रहेगा और कोई अलॉइंग एजेंट नहीं रहेगा। सिंपली इसमें आयरन में जो कार्बन का कंटेंट रहेगा, अब कार्बन का कंटेंट हम लोग देख चुके हैं कि कहां तक होता है, तो 0 से लेकर अप टू 2%, 0 से लेकर 2% तक कार्बन कंटेंट स्टील में आता है। तो इस 0 से 2% को ही 3 पार्ट में अलग अलग बांट दिया जाता है, 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। और उसमें उसका भी कारण यही है कि उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, यहां से यहां तक कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने में भी काफी मात्रा में चेंजेस आता है। ठीक है, तो ये 0 से 2% को अलग अलग लेकर के इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला होता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये देखिए, इसमें जो होता है लेस देन आर इक्वल टू जो 0.3% तक का कार्बन होगा, तब उसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। और यही अगर 0.3% से 0.3 टू 0.6% ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। और लास्ट होता है जो 0.6 टू 1.4% ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। अब यहां पे एक डाउट आया होगा, फिर 1.4 से 2 को क्या बोलेंगे। तो जब मैं स्टील पढ़ाना शुरू किया था तो वहां पर भी एक चीज आप लोग को क्लियर किया था, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन, मींस ये आइडियल कंडीशन है कि अप टू 2% कार्बन कंटेंट इन आयरन इज नोन एज स्टील। तो 2% तक कार्बन कंटेंट को हम लोग स्टील में बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो 1.4% इज द
इनफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन आयरन, इसके अलावा थोड़ा सा भी और ज्यादा करोगे तो उसमें हार्डनेस काफी बढ़ जाता है और हार्डनेस अपने साथ ब्रिटलनेस लेके आता है। दैट इज द निगेटिव पॉइंट फॉर द स्टील। तो यहाँ पे अधिकतम आपको 1.4 1.5 लाइक दैट इतने ही परसेंट तक का कार्बन कंटेंट अगर रियल लाइफ में देखोगे तो इसमें ऐड किया जाता है। तो ये आइडियल आपको डेफिनेशन आ गया। डिफाइन द स्टील, व्हाट इज द स्टील। तो सिंपल आप बोल सकते हैं लेस देन और 2% ऑफ कार्बन कंटेंट इन आयरन इज नोन एज स्टील। 2% से कम मात्रा में अगर कार्बन हो आयरन में तब उसको स्टील किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। ये देख सकते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है, दैट इज। तो ये क्या है, मैं इसका प्रॉपर्टी बताते चलता हूं। थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी तो आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है तो उसका हार्डनेस बढ़ता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों काफी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हार्डनेस के साथ साथ कार्बन कंटेंट अपने सामने ब्रिटलनेस लेके आता है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इस मटेरियल का देखोगे तो इसका स्ट्रेंथ काफी हाई होगा, हार्डनेस हाई होगा, बट काफी ज्यादा मात्रा में इसमें ब्रिटलनेस आ जाता है। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो ब्रिटलनेस कम करना है, तो यही कारण है कि फिर दूसरे अलॉइंग एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि शुरू से हम लोग को ये चीज तो समझ में आने लग गया है कि स्टील इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ। मतलब ह्यूमन कंफर्ट के लिए जितनी भी सारी चीजें बनती है उसमें कोई एक मटेरियल जो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है तो वो है स्टील। ठीक है, तो स्टील को हम लोग ज्यादा अच्छा से अच्छा बनाना चाहेंगे। कहने का मतलब उसमें वो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी अपने हाईएस्ट कंडीशन पे हो जो उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए चाहिए। तो वो यही कारण है कि स्टील का भी अलग अलग टाइप बना अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन रिक्वायरमेंट। उसके डिजाइन में कौन से प्रॉपर्टी कितना चाहिए उसके हिसाब से फिर बनते गया। तो ये सिंपल हो गया, दैट इज अ कार्बन स्टील में कार्बन को ही वेरी करके हम उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने या घटाने की कोशिश किए। तो ये जो होता है तो ये वहां पे उपयोग होगा जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं हो, बट वहां पे हमें डक्टिलिटी की भी जरूरत हो। मतलब कम स्ट्रेंथ के साथ अगर डक्टिलिटी भी चाहिए होगा तो दिस इज कॉल्ड लो कार्बन स्टील। और सिंपल माइल्ड स्टील जो होता है वो भी इसी रेंज में आता है, उसको माइल्ड स्टील को भी लो कार्बन स्टील कहा जाता है। तो वो सिंपल अगर आप वर्कशॉप में देखोगे तो आपको स्पेसिमेन दिया जाता है और उसी को माइल्ड स्टील बोलते हैं, क्योंकि उसको आप देखोगे तो वो काफी आसान होता है उसके साथ में वर्क करना, कोई सा भी वर्क पीस बनाना, तो वो होता है माइल्ड स्टील। तो कम यूजफुल है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफी कम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्योर फॉर्म हो रहा है इनके सापेक्ष में। और प्योर फॉर्म किसी भी मेटल का सबसे ज्यादा उसका डक्टाइल कंडीशन होता है। आयरन के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो कार्बन कंटेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसी आधार पे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी को दे सकते हैं कि इसका मशीनेबिलिटी अधिक होगी, इसकी कम, ये कम हार्ड होगा, ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होगा, उससे ज्यादा हार्ड होगा, ये अधिक टफ होगा, कम टफ होगा, कम टफ होगा। डक्टिलिटी घटते जा रही है, सबसे ज्यादा डक्टाइल ये होगा, इसलिए स्ट्रेंथ भी इसका कम होगा, स्ट्रेंथ इधर से बढ़ते जा रहे हैं। तो 4-5 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन निगेटिव पॉइंट है वही है कि कार्बन कंटेंट अपने साथ में ब्रिटलनेस लेके आता है, जिसको कि हमें रिड्यूस करना होता है। तो ये हो गया हमारा कार्बन स्टील और इसका एप्लीकेशन बाकी अभी हम लोग अलॉय, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो अलॉय स्टील का है, इसका भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा कम है क्योंकि वो ब्रिटलनेस उसके साथ में है। ठीक है, तो ये रहा कार्बन स्टील। दूसरा देखते हैं, तो सेकेंड नंबर में होता है अलॉय स्टील। एक्चुअली जो स्टील होता है वो अपने आप में ही एक अलॉय है, दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड आयरन। ठीक है, तो ये स्टील अलॉय है। अब स्टील को एज ए परेंट मटेरियल उपयोग किया जाता है तो उसी को बोला जाता है अलॉय स्टील। मतलब अब परेंट मटेरियल हो जाएगा स्टील, मीन्स वहां पे दो चीजें तो फिक्स होगी, आयरन तो हो गई है और कार्बन, आयरन और कार्बन 2 चीजें हो गई, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरा चीजें उसमें मिलाई जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलॉय स्टील। और एक्चुअली में जो अलॉय स्टील है उसी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। स्टील वर्ल्ड में आप जाओगे तो आपको अलॉय स्टील ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। तो कुछ 2-3 मैं नाम बताता हूं
क्योंकि इसका मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें को ऐड करने से क्या क्या फायदा होता है। तो इसमें सबसे पहले ले सकते हैं हम लोग निकेल। निकेल ऐड करेंगे स्टील में, तो ये क्या होता है, तो ये टफनेस को इंप्रूव करता है, टफनेस इंप्रूव करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। मतलब ये देखिए जैसे हम लोग कार्बन का कंटेंट बढ़ा रहे थे, तो कार्बन स्ट्रेंथ तो इंप्रूव कर रहा था, हार्डनेस को इंप्रूव कर रहा था, लेकिन ब्रिटलनेस ला दे रहा था। तो ये निगल क्या करेगा, ये मटेरियल की डक्टिलिटी का लॉस नहीं करेगा। आप टफनेस और डक्टिलिटी के रिलेशनशिप लगभग जानते हैं, थोड़ा सा जिसका जो ग्राफ होता है, क्या टफनेस क्या होता है, तो हम लोग देखे थे जैसे सिग्मा और सिग्मा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे आयरन कार्बन डायग्राम के लिए, तो ये होता था हैचिंग पॉइंट। तो यहां तक अप टू ब्रेकिंग पॉइंट जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा वही उसका टफनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मटेरियल को डक्टाइल बनाए रखता है, मतलब स्टील का डक्टिलिटी को बिना लॉस किए ही उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ निकेल, दैट्स व्हाई इट इंक्रीज द टफनेस। तो आपको जितना भी 8-10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूनिट नंबर 1 में बताया गया है वो सारे अच्छे से पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि कभी टफनेस बढ़ रहा है, कभी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कभी डक्टिलिटी कम ज्यादा हो रही, तो ये सब क्या क्या हो रहा है टाइप का नहीं लगेगा, तो वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है कॉपर। तो कॉपर का जो मेन क्वालिटी होता है, तो ये इंक्रीजेस कोरोजन रेजिस्टेंस, तो ये जंग लगने से बचाता है, जो जंग रोधी क्षमता है वो काफी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये जंग रोधी बनाता है मटेरियल को, साथ ही साथ ये भी लगभग एक ये वाला काम करता है कि डक्टिलिटी का लॉस किए बगैर ही स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा है मैग्नीज। मैग्नीज का काफी मतलब कोई हिस्सा भी टाइप का स्टील रहेगा आपको मैग्नीज मिलेगा। मैग्नीज का जो परसेंटेज है वो काफी कम मात्रा में मिलाई जाती है, 1% से ज्यादा नहीं मिला सकते, लेकिन ये 1% में भी ये क्या करता है, जो उसमें सल्फर रहता है उसके साथ ये सल्फाइड बना लेता है, मैग्नीज सल्फाइड। और जो सल्फर के जो साइड इफेक्ट्स है जिसके कारण जो निगेटिव में मतलब मैग्निकल प्रॉपर्टी का ग्रोथ होगा, मतलब मैग्निकल प्रॉपर्टी कम होती जाएगी कई सारी चीजों के लिए, तो वो सल्फर को ये कम करता है। मैग्नीज ऑक्साइड एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं, एक मतलब कंपाउंड बना लेता है अपने अलग से, तो उसका जो इफेक्ट है उसको कम करेगा। इसके अलावा है टंगस्टन, वेनेडियम। वेनेडियम ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए होता है, जो ग्रेन ग्रोथ होता है उसको कम करके जो ग्रेन्स है वो छोटा छोटा कर देता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आपको फिर फास्फोरस मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा, ज्यादातर चीजों में आपको ये ऐसी है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला ही काम करेगा। और टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस। क्रोमियम है, क्रोमियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम भी वही काम करता है, वो काफी हद तक के कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। कोरोजन एक अलग टॉपिक है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और कोरोजन क्योंकि किसी भी मशीन के या किसी भी जो पार्ट्स होता है उसका लाइफ ज्यादा हो, उसके लिए जरूरी है कि दैट शुड बी कोरोजन रेजिस्टिव। तो ये हो गया सिंपल अलॉय स्टील। अलॉय स्टील में काफी सारा है, बहुत सारे आपको 8-10 मटेरियल मिलेगा जिसको कि इसमें ऐड किया जाता है। एल्यूमिनियम को भी ऐड किया जाता है। एल्यूमिनियम का क्या काम है, अगर एल्यूमिनियम ऐड करेंगे ये डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, डीऑक्सीडाइजर। एल्यूमिनियम बहुत हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है। अगर एल्यूमिनियम आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको इसके लिए सारी चीज स्पेशल केस मिलेंगे, मतलब इसका अगर कास्टिंग कर रहे हैं तो स्पेशल केस मिलेगा, इसका वेल्डिंग कर रहे हैं तो स्पेशल केस मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीडेशन। तो जब इसको स्टील के साथ मिलाया जाता है तो वहां भी एक डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर क्रोमियम बताया, क्रोमियम का भी काफी हद तक वो कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। वेनेडियम ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए है। फास्फोरस हार्डनेस को इंक्रीज करता है, ब्रिटलनेस को बिना बढ़ाए। ठीक है, तो ये है आपका अलॉय स्टील।
एप्लीकेशन में हम लोग यही बोल सकते हैं कि अलॉय स्टील का सबसे ज्यादा उपयोग आपके ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में होगा ही, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स। तो ये दो तरीके में उसके अंदर में भी जाके अलग अलग पार्ट्स का नाम बता सकते हैं, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट हो गया, फ्लाई व्हील हो गए, कपलिंग्स हो गए। तो ये सारे चीजें बनाने में आपको अलॉय स्टील का काफी इंपॉर्टेंस है। तीसरा होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर अलॉइंग का परसेंटेज, जिसमें क्रोमियम का जो परसेंटेज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% हुआ, 12% से ज्यादा मात्रा में अगर क्रोमियम मिलाया जाएगा किसी स्टील में, तब वो स्टेनलेस स्टील में आता है। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप देखोगे तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो अगर उपयोग करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे उनका देखना, तो वो जो बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टेनलेस स्टील का। इसको बोलते हैं 18% होता है इसमें क्रोमियम, 8% होता है निकल और रेस्ट जो होता है स्टील। ठीक है, तो ये होता है एक स्टेनलेस स्टील का एक मतलब एक स्टेनलेस स्टील का एक फार्मूला है, ये समझ लो। और इसमें काफी आप देख सकते हैं कि 12% से ज्यादा इसमें क्रोमियम है। अब देखिए डॉक्टर का जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा शार्प किया जाता है, क्योंकि किसी ऑपरेशन करना है, मतलब उसको चाकू की तरह एकदम ज्यादा धारी होना चाहिए। तो उसका जो नाइफ जैसे शेप होगा और काफी ज्यादा वो नुकीला होगा, और इतने पतले आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो उसका स्ट्रेंथ वहां पे सही होना चाहिए। और चांसेस है कि जो भी चीज को वो कट करेगा वहां पे वो एसिडिक मीडियम, या मैं बोलूं कि जो कोरोसिव मीडियम है वो फेस कर सकता है, जिसके कारण तुरंत वो कोरोड हो सकता है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाता है कि दैट मटेरियल शुड हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। तो स्टेनलेस स्टील का अगर प्रॉपर्टी आपको लिखने के लिए आ गया तो ये सब चीज बताना है क्या क्या, कि ये क्या होता है, हाई कोरोजन रेजिस्टिव होता है, हाई कोरोजन रेजिस्टिव। दूसरा ये हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई वियर रेजिस्टेंस। तीसरा होता है एक्सीलेंट टफनेस, और चौथा बता सकते हैं गुड मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे से हम उसको शार्प कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4-5 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है। तो आपको आएगा कैसे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्टील लिखिए या स्टेनलेस स्टील लिखकर एक एग्जांपल दीजिए, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखिए और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने डॉक्टर के जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके अलावा आपको स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन भी आपको मिलेगा, महंगी आती है लेकिन जो वाइटिस रहती है, अभी जाओगे आप बर्तन खरीदने तो बोलेगे स्टेनलेस स्टील का आपको चाहिए होगा, तो ये बर्तन भी इसके बनता है। और जो भी जो शाइनी टाइप का चीजें होगा या जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो चीजें बनाई रहती है लेकिन उसमें ब्रिटलनेस साथ में आ जाता है, तो वहां पर भी आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टील में सबसे कम उपयोग होने वाले में से है, लेकिन अपने आप में ये अलग ही है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट स्टील का टाइप देखते हैं। जो लास्ट स्टील का टाइप होता है उसको बोलते हैं टूल स्टील। टूल स्टील ये चौथा है। तो बहुत सारे मशीन जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, रिमर और बोरिंग मशीन, तो ये सब में जो टूल बना होता है दैट इज आल्सो मेड ऑफ स्टील, बट इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ स्टील। इन सब स्टील में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे हाई हार्डनेस, हॉट हार्डनेस, मतलब एट अ वेरी हाई टेम्परेचर द मटेरियल शुड हैव वेरी हाई हार्डनेस। मतलब किसी भी मेटल को आप देखोगे जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे, गर्म करते जाओगे तो उसका हार्डनेस कम हो जाता है।
चूंकि जो टूल का जो मटेरियल होगा वो उसमें फ्रिक्शन होता है, तभी वो कोई चीजों को कट करता है। अब फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो वो टूल गर्म होगा। अब टूल गर्म हुआ मतलब वो अपने आप में अगर उसका हॉट हार्डनेस नहीं हुआ, जो रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अपने आप में मेल्ट आउट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो सेल्फ वेल्ड हो जाएगा, वो जम जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। या तो फिर लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए बोलते हैं, लेकिन लोहा और लोहा में डिफरेंस है। मींस दैट बोथ आर मेड ऑफ स्टील। मींस एक स्टील को आप कट कर रहे हैं तो जो काट रहा है वो भी स्टील का ही है, बट जो काट रहा है वो टूल स्टील है और जो कट रहा है वो सिंपल जो प्लेन कार्बन स्टील होगा या मीडियम कार्बन स्टील होगा या अलॉय स्टील होगा। मींस अब कोई भी आपको जैसे बोल दिए कि लोहा लोहा को काटता है तो उसको एक्सप्लेन जरूर कर देना कि जो लोहा काटता है वो टूल स्टील होता है और जो लोहा कटता है वो बाकी जो टाइप का सिंपल अलॉय स्टील होता है या प्लेन कार्बन स्टील होता है। तो आज हम देखेंगे टूल स्टील प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले चर्चा कर देता हूं। तो प्रॉपर्टीज को पहले देख लो, प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वही हाई रेड हार्डनेस। हाई रेड हार्डनेस मतलब बहुत ज्यादा गर्म होने पर भी पर्याप्त तो वो हार्ड हो, अदरवाइज कहीं सॉफ्ट हो गया तो वो दूसरे मटेरियल को कट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होगा, हाई वियर रेजिस्टेंस। हाई वियर रेजिस्टेंस, वियर का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को दूसरे एक चीज के ऊपर आप रगड़ रहे हो तो उसका अगर परत निकलना शुरू हो गया तो वो कम वियर रेजिस्टिव है, मतलब वो वियर आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो जो टूलिंग मटेरियल होगा उसका जो वियर रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। पता चला कि वो खुद ही घिसना शुरू हो गया, खुद ही घिस जा रहा है, मतलब क्या उसका वियर रेजिस्टेंस कम है। तीसरा क्या, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब क्या, यहां पर भी वही है कि मेटल एट अ हायर टेम्परेचर। सिंपली कंडीशन में भी देखोगे मेटल जो है वो जनरली हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है, बट एट अ हायर टेम्परेचर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विल बी इनहेंस्ड। वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो वो ऑक्साइड्स बनाना शुरू करेगा, ऑक्साइड्स बनाना शुरू करेगा। या अगर उसको कोरोसिव मीडियम मिल गया, मतलब कि अगर नमी ज्यादा है या एसिडिक मीडियम है या सॉल्टी मीडियम है, इस टाइप के अगर चीजें मिल गया तो उसमें तुरंत कोरोजन आ जाएगा। तो वो कोरोजन रेजिस्टिव होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें अचानक से गर्म और ठंडा होना, ये सारे चीजें जो टूल मटेरियल है वो फेस करती रहती है। फिर क्या है, टफनेस। टफनेस मतलब अचानक कभी कभी लोड पड़ता रहता है। टफनेस का मतलब वही होता है कि अचानक जो झटका हो सके उसको अब्जॉर्ब कर सके, सह सके। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जो एक्सीलेंट टफ होना चाहिए, एक्सीलेंट टफनेस होना चाहिए, वेरी हाई स्ट्रेंथ, वेरी हाई स्ट्रेंथ उसका बहुत ज्यादा हाई रहेगा, तभी वो पर्टिकुलर काम को कर सकता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन में जाऊंगा उससे पहले एक दो टूल स्टील के बारे में बता देता हूं जो कि आपके सिलेबस में है, बहुत फेमस है। HSSS को आपको लिखने के लिए आता है, हाई स्पीड स्टील, इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। This is the best, one of the best material that is used for the cutting tool material। जो भी कटिंग टूल होगा आपका, लेथ मशीन, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, रिमिंग, इस टाइप के जितना भी आप जो कटिंग टूल देखते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, वहां सब में ज्यादातर चीजें आपको ये हाई स्पीड स्टील का ही मिलेगा। हाई स्पीड स्टील का अलग से आपको क्वेश्चन आता है कि हाई स्पीड स्टील क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसका कंटेंट लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। हाई स्पीड स्टील दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं टंगस्टन ग्रेड, टंगस्टन ग्रेड, और दूसरे को बोलते हैं मोलिब्डेनम ग्रेड।
दूसरा होता है मॉलिब्डेनम ग्रेड। टंगस्टन ग्रेड में जो सबसे ज्यादा जो अलॉय सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहेगा वो टंगस्टन का रहेगा और इसमें मॉलिब्डेनम का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी एक तरह का अलॉय स्टील टाइप का चीज होगा, लेकिन इसमें इसका मैं का परसेंटेज लिख देता हूं, इसको ऐसे भी क्वेश्चन में आता रहता है कभी कभी 18:4:1। तो जो 18 होता है वो टंगस्टन का परसेंटेज होता है, 4 होता है क्रोमियम का परसेंटेज होता है और 1 होता है वेनेडियम का परसेंटेज होता है। नाउ रेस्ट आर स्टील, बाकी जो बचा होगा वो स्टील होगा। तो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। ठीक है, तो ये टंगस्टन जो होता है बहुत ज्यादा टफनेस के लिए होता है, मतलब टफनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है तो इसके लिए ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन के अगर हम लोग जैसे अभी अलॉइंग स्टील है उसमें टंगस्टन का भी अगर पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर उसमें टंगस्टन मिलाएंगे तो टफनेस को बढ़ाता है। और जो कटिंग टूल मटेरियल होगा उसमें टफनेस काफी ज्यादा होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए है, स्ट्रेंथ इनहेंस करने के लिए। वेनेडियम ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए होता है, मेनली ये ग्रेन रिफाइनमेंट का काम करता है, इसलिए इसका परसेंटेज भी काफी कम मात्रा में ये होता है। ठीक है, और रेस्ट आर स्टील। अब मॉलिब्डेनम ग्रेड में जो क्या आएगा, जो ये 18% है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द मॉलिब्डेनम, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मींस द वर्क फॉर टंगस्टन इन आयरन विल बी सेम द वर्क फॉर मॉलिब्डेनम इन द आयरन, मतलब जो टंगस्टन जो रोल प्ले करेगा उस स्टील में मॉलिब्डेनम भी वही रोल प्ले करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टंगस्टन, टंगस्टन को किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो है मॉलिब्डेनम, क्योंकि दोनों टफनेस का काम करता है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो लेथ मशीन में उपयोग होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो बहुत सारे चीजों के ये कटिंग टूल वगैरह में उपयोग एज ए टूल मटेरियल उपयोग होता है, नाम ही है टूल स्टील। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पे उपयोग होता है, आपका लेथ मशीन में होता है। लेथ मशीन में एक ही रहेगा, सिंगल पॉइंट का एक कटिंग टूल रहता है, तो वहां पे ये उपयोग होता है। दूसरा बोलते हैं एंड मिल। एंड मिल मतलब जो मिलिंग होता है, दैट इज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग में बहुत सारे उसमें कांटे होते हैं, इस तरह से गोला सा रहता है, तो वहां पे जो टूल जिस मटेरियल का बना होता है दैट इज आल्सो द टूल स्टील। फिर है जो ड्रिल होता है, जो ड्रिलिंग करोगे तो ड्रिल होता है, लकड़ी का जो ड्रिल करने वाला आप देखोगे उसी प्रकार से जो मेटल का भी ड्रिल करने वाला होता है। तो जो मेटल का जो ड्रिल करने वाला होता है तो वो जो ड्रिल होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ टूल स्टील। चौथा दे सकते हैं रीमर। रीमर जो होता है कि एक बार जैसे होल हो चुका है किसी चीज में, उस होल को थोड़ा थोड़ा घिसाई करके आप एक पर्टिकुलर शेप देना चाहते हो तो उसको बोलते हैं रीमर। फिर और बोल सकते हैं पांचवा ब्रोचर, ब्रोच बोलते हैं। ये रीमर का बड़ा भाई है ब्रोचर, ये काफी बड़ा होता है, ठीक है, जो कि बोरिंग मशीन में उपयोग होता है। मतलब पहले ड्रिलिंग किए, मतलब छोटा छेद किए, फिर अगर उसको बोरिंग कर रहे हैं, मतलब उस छेद को बड़ा करना चाह रहे हो, तो वहां पे ब्रोचर का जो कटिंग टूल होगा उसको ब्रोच बोलते हैं, वो भी आपका टूल स्टील का ही बना होता है। तो ये रहा हमारा स्टील की दुनिया, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चीज। सभी चीजों में जाके सब में एक बात ध्यान रखिए, स्टील क्या होता है, क्वेश्चन यही आता है कि स्टील क्या होता है, तो टेक्निकल डेफिनेशन आना चाहिए। स्टील के प्रकार उसके एप्लीकेशन के साथ समझाइए करके आ सकता है, या पर्टिकुलर टूल स्टील को उसके एप्लीकेशन के साथ समझाइए, या स्टेनलेस स्टील या अलॉय स्टील, या अलॉय स्टील में बोल सकता है कि 4-5 टाइप का जो अलॉइंग एलिमेंट है उसका प्रभाव बताइए स्टील में, डायरेक्ट नाम दे देगा निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, इनका प्रभाव क्या है स्टील में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने इसमें पर्याप्त कोशिश किया, आप भी इसमें कोशिश करिए और अच्छा से आगे पढ़िए इसमें।